प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अब आज हम सीमाएं, राज्य की सीमाएं विषय पर विचार करेंगे। आज हम सीमाओं का अर्थ, परिभाषा और प्रकार यानी वर्गीकरण विषय को लेंगे। इससे पहले हमने सीमांत पढ़ा था। सीमांत और सीमाओं में बहुत अधिक अंतर होता है, इसको हम बाद में लेंगे अंतर को। सबसे पहले हम बात करें सीमाएं। देखिए, किसी भी राज्य की जो सीमाएं होती है वो बाउंड्री भी इस्तेमाल होता है। तो बाउंड्री शब्द जिसका हिंदी में शब्दार्थ होता है सीमा, तो इस बाउंड्री शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के बाउंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बांधना अथवा सीमित करना। तो इस अर्थ में एक राज्य को जो अपनी उसमें बाउंड्री में या सीमा में बांध ले वो सीमा कहलाती है, जो पड़ोसी राज्य से उस राज्य को पृथक करती है। इस प्रकार देखें तो सीमा एक रेखा होती है जो किसी सार्वभौमिक राज्य के विस्तार को बताती है एवं जिसके भीतर उस राज्य की सार्वभौम सत्ता स्थापित होती है। यानी वो सीमा है, वो रेखा होती है जिसके अंतर्गत एक कोई सार्वभौम राज्य स्थित होता है और उस सार्वभौम राज्य की सीमाएं अंकित करती है। तो ये सीमाओं का अर्थ। अब परिभाषाओं की बात करें हम, तो कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी है। सबसे पहले बात करें डी ब्लीज के अनुसार, तो सीमाएं मानचित्र पर पतली रेखाएं होती है जो राज्य की प्रभुसत्ता के विस्तार को स्पष्ट करती है। यानी मानचित्र पर खींची गई वो पतली रेखाएं जो राज्य की प्रभुसत्ता के विस्तार को स्पष्ट करती है कि ये राज्य यहाँ तक केंद्रित है या स्थापित है। पाउंड्स के अनुसार देखें तो पाउंड्स ने कहा है कि सीमाएं एक राज्य की प्रभुसत्ता को उसके पड़ोसी राज्य से पृथक करती है। यानी जो सीमाएं होती है वो राज्य की प्रभुसत्ता कहाँ तक है इस बात को डिफाइन करती है और अन्य राज्य की प्रभुसत्ता से उसको अलग करती है। क्रिस्टोफ के मतानुसार देखें तो सीमाएं ऐसे क्षेत्र एवं जन समुदाय को एक साथ आबद्ध करती है जो एक सार्वभौम सरकार एवं कानून के अधीन होता है। यानी जो क्रिस्टोफ ने जो परिभाषा दी उसके अनुसार सीमाएं ऐसे क्षेत्र हैं जो जन समुदाय को एक साथ आबद्ध करते हैं। यानी जो सीमांकन किया जाएगा उसके अंदर रहने वाले जो जन समुदाय है वो एक साथ रहते हैं और जो एक सार्वभौम सरकार एवं कानून के अधीन होते हैं। यानी उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो एक प्रकार की सरकार के अधीन होते हैं, कानून के अधीन होते हैं। तो ये सीमा कहलाती है। इसी प्रकार मूडी ने भी अपने विचार दिए। मूडी के अनुसार एक सीमा ऐसे क्षेत्र को निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत राज्य का आंतरिक संगठन विकसित होता है एवं इसी के सहारे विभिन्न राज्य प्रणालियां एक दूसरे के संपर्क में आती है। अतः यह भौगोलिक तथ्य न होकर राजनीतिक तथ्य है। तो मूडी ने विचार व्यक्त किया कि यह एक भौगोलिक तथ्य नहीं, एक राजनीतिक विचार है जिसके अंतर्गत राज्य का आंतरिक संगठन विकसित होता है और इसी के सहारे राज्य की प्रणालियां एक दूसरे से संपर्क में आती है। बॉक्स के अनुसार देखें तो सीमा के अलग अलग तरफ प्रत्येक राज्य प्रशासन, व्यापार, कराधान, प्रतिरक्षा, आर्थिक विकास एवं विभिन्न अन्य क्रियाओं संबंधी अधिकारों एवं व्यवस्था का प्रयोग करता है। बॉक्स ने जो परिभाषा दी उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सीमा के अंदर जो राज्य है, प्रशासन है, वो एक प्रकार का होगा, व्यापार होगा, वो कर वसूल कर सकता है, अपने राज्य की रक्षा कर सकता है, आर्थिक विकास है, विभिन्न क्रिया संबंधी अधिकारों की वो राज्य व्यवस्था करता है। तो वो सीमा के उसको अलग अलग करती है।
इसी तरह एंसेल के अनुसार देखें तो एक सीमा एक राजनीतिक समुदाय रेखा है जो दो दावों के मध्य अस्थायी संतुलन को प्रदर्शित करती है। इन्होंने स्पष्ट किया कि जो राजनीतिक सीमा है वो एक राजनीतिक समदाब रेखा है जो दो दावों के मध्य स्थित होती है, यानी एक तरफ दूसरा है राज्य है, दूसरी तरफ दूसरा राज्य, उसके बीच में ये रहती है। तो एक तरीके से समदाब रेखा की तरह ये काम करती है। इसी तरह नॉरिस ने अपने विचार दिए कि राष्ट्रीय सीमाएं अदृश्य रेखाएं हैं जो राज्यों को चारों ओर से आवृत करती है, फिर भी ये राजनीतिक मानचित्र पर सर्वाधिक दृश्य तत्व के रूप में दिखाई पड़ती है। ये राज्यों को परिसीमित कर उनको एक आकृति प्रदान करती है जिनसे वे पहचाने जाते हैं। तो नॉरिस ने जो विचार दिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सीमाएं एक तरीके से अदृश्य रेखाएं होती है जो राज्य को चारों ओर से घेरे रहती है। इसके बावजूद भी मानचित्र पर ये सर्वाधिक दृश्य तत्व के रूप में दिखाई देती है। यानी मानचित्र पर हम देखें तो हर राज्य की सीमा दी हुई रहती है, सीमांकन किया हुआ रहता है, जिससे हमें स्पष्ट होता है कि किस राज्य की कहाँ तक सीमा है। तो भले ही ये एक तरह से अदृश्य रेखाएं होती है, लेकिन फिर भी मानचित्र पर यह सर्वाधिक रूप से प्रदर्शित की जाती है एक राज्य को डिफाइन करने के लिए कि इस राज्य की सीमा कहाँ तक है। तो ये राज्य को परिसीमित कर उनको एक आकृति प्रदान करने का काम करती है। इसी तरह से एक और परिभाषा लें, कार्लसन के अनुसार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वह रेखा है जो उस क्षेत्र की बाहरी सीमा निर्धारित करती है जिसमें राज्य की प्रभुसत्ता होती है। यानी कार्लसन की परिभाषा समझे तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो ये स्पष्ट कर देती है कि इसके अंदर अंदर ही इस राज्य की प्रभुसत्ता है, उसके बाहर किसी दूसरे राज्य की प्रभुसत्ता है। तो इस प्रकार से हम राज्य की सीमाओं की परिभाषा से ये स्पष्ट है कि सीमाएं वो रेखाएं होती है जो ये निर्धारित करती है कि एक राज्य की सीमा कहाँ तक है, एक राज्य की प्रभुसत्ता कहाँ तक है, एक राज्य की जो राजनीतिक कार्यप्रणाली है वो कहाँ तक है, उसके बाद में अन्य दूसरे राज्य की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से जो किसी प्रदेश को एक राज्य के रूप में सीमांकन करने का या उसको प्रदर्शित करने का कार्य सीमाएं करती है। अब हम ले सीमाओं की विशेषताएं, किस प्रकार से सीमाओं की विशेषता। देखिए परिभाषाओं से भी स्पष्ट है वैसे सीमाओं की विशेषताएं कई, जैसे नंबर 1, सीमाएं दो राज्य की प्रभुसत्ता को एक दूसरे से पृथक करती है। जो सीमाएं होती है वो राज्यों के को निर्धारित करने वाली सीमाएं होती है, उसकी प्रभुसत्ता को निर्धारित करने वाली होती है। तो जहाँ पर एक राज्य की सीमा होगी वो दूसरे राज्य को भी डिफाइन करेगी कि इसके बाद में किस राज्य की सीमा है। तो सीमाएं दो राज्यों की प्रभुसत्ता को एक दूसरे से पृथक करती है। ठीक है। दूसरी विशेषता है सीमाएं सामान्यतः मानवकृत एवं कृत्रिम होती है। अब कई राज्यों की सीमाएं जो है मानव द्वारा निर्धारित है और कई राज्यों की सीमाएं कृत्रिम भी है, बनावटी भी है। तो सीमाएं दोनों तरह से मानवकृत एवं कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। तीसरा देखें तो सीमाएं दो राज्यों के मध्य आवागमन, संचार एवं वैचारिक प्रवाह में बाधक होती है। जब एक राज्य की सीमा होती है तो वहां तक उस राज्य की सार्वभौमिकता होती है, उसके बाद में दूसरे राज्य की सार्वभौमिकता आ जाती है। तो आवागमन कैसा होगा, संचार साधन कैसा होगा, वैचारिक प्रवाह कैसा होगा, ये अलग अलग राज्य का अलग अलग निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से एक तरीके से ये बाधा जैसा लगता है कि भाई जैसे अब इसके बाद से हम जैसे जाएं, जैसे मान लीजिए ऊपर उत्तर में तो चाइना के, तो चाइना में जाएंगे तो चाइना के रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। इधर पश्चिम में जाए तो पाकिस्तान की सीमा है तो पाकिस्तान के रूल्स फॉलो करके पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो सीमाएं होती है उसके बाद में एक तरीके से बाधा उत्पन्न होती है। चौथी विशेषता, सीमाओं का निर्धारण सामान्यतः भौतिक बाधाओं के सहारे किया जाता है। सामान्यतः जो सीमाओं का निर्धारण होता है वो कोई न कोई ऐसी भौतिक विशेषता या कोई ऐसा तत्व होता है जिसके सहारे इनको अंकित कर दिया जाता है, जैसे कोई नदी हो, कोई पर्वत हो, इस तरह की सीमा। तो ये उनके सहारे इसको निर्धारण किया जाता है। इसी तरह से अगली विशेषता ले तो राज्यों के क्षेत्र विस्तार में वृद्धि अथवा राष्ट्र के साथ साथ सीमाओं में भी परिवर्तन
देखा जाता है। मान लीजिए किसी राज्य का विस्तार हुआ, कई बार युद्ध के द्वारा या इसके द्वारा एक राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्रों पर एकाधिकार कर लेता है, तो फिर वो सीमाओं का जो निर्धारण है वो भी बदल जाता है, अर्थात यानी सीमाओं में परिवर्तन देखा जाता है। समय परिस्थिति के अनुसार या किसी कालखंड के अनुसार सीमाओं में परिवर्तन आता रहता है। नेक्स्ट विशेषता है सीमाएं राज्य की त्वचा के समान है, जो उसे बाहरी खतरों से रक्षा प्रदान करती है। रेडजल ने ये विचार व्यक्त किया, सीमाएं राज्य के त्वचा की तरह है, जो उसे बाहरी खतरों से रक्षा प्रदान करती है। जो सीमांकन हो जाता है तो उसके बाद में वो राज्य अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए तत्पर रहता है और सामरिक दृष्टि से उस क्षेत्र की सुरक्षा में प्रहरी हमेशा रहते हैं। तो जो सीमाएं होती है वो राज्य की सुरक्षा प्रदान करती है। तो एक त्वचा के रूप में होती है जिससे उसके अंदर अंदर राज्य सुरक्षित रहता है। अगली विशेषता है सीमाएं राजनीतिक इकाई के क्षेत्रीय विस्तार को सीमांकित करती है तथा संपूर्ण राज्य तंत्र को एकता के सूत्र में बांधती है। तो हम देखें कि सीमाएं किसी भी राजनीतिक इकाई को एक क्षेत्रीय विस्तार प्रदान करती है। कहाँ तक उसका क्षेत्र है यह निर्धारण सीमाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो उस के अंदर अंदर जो उसका क्षेत्र होता है उसमें वो राज्य स्वतंत्र रूप से राज्य तंत्र को एकता के रूप में ये सीमाएं बांधती है। वहां तक उसकी निर्धारण है, तो वो अपने हिसाब से उस क्षेत्र के अंतर्गत अपना आर्थिक विकास है, समग्र विकास करता है। नेक्स्ट है सीमाएं रेखीय न होकर दो राज्यों के मध्य ऊर्ध्वाधर तल है, जो उसके धरातल, वायु क्षेत्र एवं भूमिगत क्षेत्र को विभाजित करती है। तो हमने परिभाषा में देखा कि सीमाएं एक तरीके से केवल रेखीय नहीं है, एक तरह से खींच दी नहीं इस तरह से, बल्कि जैसे धरातल, वायु क्षेत्र या भूमिगत क्षेत्र को भी वो विभाजित करती है और राज्य को एक स्वरूप प्रदान करती है। तो ये सीमाओं की विशेषताएं होती है। अब हम लें सीमाओं का वर्गीकरण। तो देखिए सीमाएं प्राकृतिक भी होती है, कृत्रिम भी होती है। इस तरह से प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार देखें तो उन्हें प्राकृतिक एवं कृत्रिम दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण प्राकृतिक लक्षणों के द्वारा होता है, जैसे पर्वत, नदी, झील इत्यादि, या मतलब जैसे कोई सघन वन क्षेत्र हो ऐसा, जैसे अमेजन बेसिन जैसा या कांगो बेसिन जैसा, तो ये इसके प्राकृतिक सीमा या प्राकृतिक सीमाएं कहलाती है। और जब मनुष्य द्वारा उनका अंकन किया जाता है तो वो मानव निर्मित सीमाएं कहलाती है, तो कृत्रिम सीमाएं कहलाती है। तो इस प्रकार से देखें तो इन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वो दो विधियों द्वारा इनको विभाजित किया जाता है। एक कार्यात्मक या जननिक वर्गीकरण एवं दूसरा अकारकीय वर्गीकरण। इस तरह से दो आधारों पर सीमाओं को वर्गीकृत किया जाता है। ये जो हम अगली कक्षा में इसको लेंगे। आप लोग वीडियो देखकर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत कम मतलब से ऐसा लगता है कि इसे वीडियो तो हम बना रहे हैं लेकिन आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखिए क्लास की तरह ही है, क्योंकि आज की तरह जिस तरह से परिस्थितियाँ हो गई है उसमें ये अति आवश्यक हो गया कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने नियमित अध्ययन जारी रखिए और वीडियो देखने के बाद में आप सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और कोई सजेशन हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हम लोग इनको आपको लिंक भेजते हैं, तो वहाँ पर आप लोग इसमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।